लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि पीटीआई को जो उनका हक था उससे महरूम किया गया, उन्होंने पीटीआई को कुछ तो रिलीफ देनी थी। अब वो पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस जिसका जिक्र फैसले में है वो क्या थे, जब डिटेल फैसला आएगा तो उसमें देखेंगे कैसे उनको डिफाइन किया गया है, वो अजीबोगरीब सर्कमस्टांसेस। क्या वो जस्टिसेबल है, क्या वो इतने ज्यादा फोर्सफुल हैं कि इस तरह की रिलीफ बनती है। लेकिन समझने की बात यह है कि अदालत ने जो कंसेंट का इशू है, जो उस वक्त आजादी थी उम्मीदवारों की, क्या इलेक्शन कमीशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स बना रही थी कि नहीं, उसकी बेसिस पे ये रिलीफ दी है और आइन के बेसिस पे रिलीफ दी है। और किसी भी आइन की प्रोविजन को ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से आप खत्म या अमेंड नहीं कर सकते। और प्लीज ये याद रखना है, पार्लियामेंट सुप्रीम है लेकिन पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की आजादी और सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ भी पार्लियामेंट कोई कानून साजी नहीं कर सकती। अगर उनका फखर यही कह रहे थे कि पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले, एक सेकंड ना रीमा, फखर मेरा ख्याल है पहले और उमर ने भी उसको रीट्रेट किया कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ट्रांसग्रेस किया गया पार्लियामेंट के इख्तियार में, और वहां पर जो मामला चल रहे थे सियासतदानों के उसमें। अलीना, हमारा आइन एक बात बहुत क्लियरली कहता है, वो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन का हक सुप्रीम कोर्ट का है। अब हम उससे एग्री करें या उससे हम डिसएग्री करें, ये किसी को आइन ये इजाजत नहीं देता पार्लियामेंट को या किसी और अथॉरिटी को कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहें कि हम तो मानेंगे नहीं। लेकिन अगर आप इसको पॉलिटिकल लेंस से देखें तो में अगर 3 दिन वाज़े बताए हुए हों तो आप उसको 15 दिन तो नहीं कर सकते ना इंटरप्रिटेशन में। ये उन्होंने नहीं किया फखर, ये उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बाजी में गए हैं, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके पास 15 दिन होंगे कि वो एक और पार्टी ज्वाइन कर सके। उन्होंने कहा है कि उस वक्त जब इलेक्शंस हुए तब ही वो वापस वो माजी में गए हैं और उन्होंने कहा है कि उन कैंडिडेट्स के पास वो चॉइस नहीं थी, वो फ्री चॉइस नहीं थी, वो आज़ादी नहीं थी, हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे थे उनके लिए कि वो अपनी पार्टी वाबस्तगी जाहिर कर सकें। इसलिए अदालत ने क्लैरिफिकेशन के लिए उनको मौका दिया है कि वो अपनी पार्टी वाबस्तगी फिर से जाहिर कर सके। तो ये कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, ये पीटीआई के कैंडिडेट्स होंगे अगर वो ये कहते हैं और उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट के बाद। इम्कान है कि ये वन टाइम रेमेडी हो, जब डिटेल्ड वर्डिक्ट आए तो हमें पता चले ये वन टाइम रेमेडी है, क्योंकि ये बड़ा इब्हाम है कि ये प्रेसिडेंट क्या सेट करता है। होती है। अच्छा देखिए अलीना, प्रेसिडेंट मैंने जो पहले बात की, सब्सटैंटिव इशू जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो ये है, वो एक है। हाँ। और वो ये है कि अगर किसी पार्टी को कॉमन सिंबल नहीं दिया जाता, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इसकी ये है आइन की और इलेक्शंस एक्ट की तशरीह। ये सब्सटैंटिव इशू है जो प्रेसिडेंट बनेगा। रिलीफ जो है उसकी बुनियाद पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस ऑफ द इलेक्शंस। और हम बहुत बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया वो कर दिया। जिस तरह इस मुल्क में इलेक्शंस हुए हैं वो भी बाय एंड लार्ज अनप्रेसिडेंटेड है। हम सब देख रहे थे चीजें अनफोल्ड होती हुई और कैसे एक सियासी जमात के खिलाफ हर स्टेट मशीनरी ने कोशिश की कि उनके रास्ते में रुकावटें क्रिएट करें। तो अदालत ने इसको भी सामने रखना है। मैंने जो आपको एग्जांपल दी कि शादी में भी कंसेंट होती है, अगर आपकी कंसेंट है ही नहीं, आपको जबरदस्ती आपकी शादी की जा रही है और बाद में कहें कि नहीं अब आपने कंसेंट तो दे दी तो आपकी शादी है, ये अदालत ने कॉन्टेक्स्ट पे ज्यादा फोकस किया है। इसलिए ये मेरी नजर में कानून साजी अगर हो भी जाती है, ये अदालत के फैसले को ओवररूल नहीं करेगी। फखर अलीना, मैं 2 चीज़ें जो रीमा से ये कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, जिस तरह ये कह रही हैं कि जो इलेक्शंस के टाइम जो भी सर्कमस्टांसेस थे अदालत ने उसको भी नज़र में रखना है। देखें, अदालत कभी भी उस बारे में फ़ैसला नहीं करती जिसके बारे में आपने आर्ग्यूमेंट्स या दलाइल ना सुने हों। आप किसी को सुने बगैर या आर्ग्यूमेंट्स के बगैर किसी हवाले से फ़ैसला नहीं दे सकती। जो इलेक्शंस के टाइम क्या सर्कमस्टांसेस थे, अदालत के सामने ये केस ही नहीं है तो वो फिर कैसे इसके हवाले से ये फ़ैसला दे के एक मखसूस नशिस्तें दे सकता है किसी भी पार्टी को। और दूसरा, जहाँ तक बात है कि ये जो इंटरप्रिटेशन के हवाले से है, देखें 2 जजेस जो डिसेंटिंग वाले हैं वो भी इन्हीं जजेस के साथ ही बैठते हैं। इन्हीं के तरह उन्होंने भी आइन और कानून पढ़ा हुआ है। इंटरप्रिटेशन के हवाले से जो उनकी एक समझ बूझ है, चाहे वो आर्टिकल 62 या 63 हो या 51 हो या आर्टिकल 106 हो, उस हवाले से जो उनकी इंटरप्रिटेशन है, मेरा ख्याल है कि उसको भी देखना चाहिए कि जो उन्होंने पॉइंट हाईलाइट किए
किए हैं, 16 सवालात जो रेज़ किए हैं, चाहे वो आर्टिकल 187 के हवाले से कंप्लीट जस्टिस का हो या फिर जुरिस्डिक्शन के हवाले से हो 185 का, तो ये कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। 8 जजेस ने कहा इलेक्शन कमीशन वोटर के हकूक़ का मुहाफ़िज़ होता है, मुखालिफ बन गया। 8 जजेस ने कहा है कि क्या हमें वापस नहीं जाना चाहिए उस जो एक नाइंसाफ़ी हुई। 8 जजेस ने कहा ये गैर आइनी था, गैर कानूनी था और रूल्स के मुतसादिम था। 8 जजेस ने जो कहा कि जो जुल्म हुए स्टेप बाय स्टेप एक पार्टी को और शफाफियत ख़त्म हो गई, वो ख़त्म हो गई। और ये 2 जज साहबान जिन्होंने एक, मैं हैरान हूँ कि उन्होंने 8 जजेस फैसला नहीं करती कि कोई जो केस सुना ही ना हो उसके बारे में फैसला दे दें। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रीमा, ये वाला पॉइंट जरा क्लेरिफाई कीजिएगा। देखिए लीना, इलेक्शन फखर आ गया, फखर आपका सवाल आ गया, फखर आपका सवाल आ गया। एक मिनट रीमा का जवाब सुनने दीजिएगा, मेरे पास टाइम बड़ा कम रह गया। सॉरी अलीना, एडमिटेड कुछ एक चीज होती है जिन्हें कहते हैं एडमिटेड फैक्ट्स, जिसके लिए आपको, और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट जब अपनी पहले जुरिस्डिक्शन में और इस तरह के मामलात में, जैसे हमने देखा कि जब वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाला केस हो रहा था, वो भी एक अपील ही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो दायरा कार था वो बढ़ा दिया। और उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है क्योंकि उनके पास जो जुरिस्डिक्शंस हैं वो बहुत मुख्तलिफ तरह की और वसी हैं। उसमें एडमिटेड फैक्ट्स जो हैं, अगर उसकी बेसिस पे अदालत कोई फैसला करती है, कोई उन पे पाबंदी नहीं है कि उन्होंने सिर्फ उस केस के सामने नजर में रख के करना है, उन पार्टीज को नजर में रख के करना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जो सब्सटैंटिव इशू है उसको रिजॉल्व करना है, जो इस केस में उन्होंने किया। उसके बाद जो रिलीफ बनती है वो उन्होंने देनी है, जो 187 को भी हमने सामने में रखना है कि कंप्लीट जस्टिस की आइन ही सुप्रीम कोर्ट को जुरिस्डिक्शन देता है। अगर कोई कंट्रोवर्सी है जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ पार्टीज को सुनना है, अब ये तफसीली फैसले में हमें पता चलेगा, लेकिन मेरी नजर में अदालत ने जो फैसला किया होगा वो एडमिटेड फैक्ट्स के ऊपर किया होगा, जिसके लिए आपको मुख्तलिफ पार्टीज को सुनना और उनकी क्रॉस एग्जामिन। ये ट्रायल कोर्ट तो नहीं है जहां इस तरह की प्रोसीडिंग्स चले, और सुप्रीम कोर्ट ऐसा करती है, एडमिटेड फैक्ट्स पे रिलीफ दी जाती है और रिलीफ भी दी जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे उमरिया फखर, जल्दी से प्लीज मुख्तसर। रीमा, एडमिटेड फैक्ट्स कहाँ पे हैं? जब ये तो तमाम अगर पार्टीज मानती कि ये पीटीआई के साथ वो किया गया है, नाइंसाफ़ी की गई है, तो फिर तो ये एक एडमिटेड जो है वो फैक्ट होता है और उसकी बुनियाद के ऊपर इनको रिलीफ दिया जाता है। ये सुना ही नहीं गया इस हवाले से कि क्या पीटीआई को जो है कोर्स किया गया, क्या उनको इनके साथ इनजस्टिस हुआ या नहीं हुआ। पीटीआई तो इसमें पार्टी नहीं थी, चाहे वो हाई कोर्ट लेवल पे केस चला हो, इलेक्शन कमीशन लेवल पे चला हो, तो ये कैसे एडमिटेड फैक्ट हो सकता है? नहीं, ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं जिनकी निशानदेही की गई। इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा सब्र कर लें, जब डिटेल फैसला आएगा तब हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्ट्स थे, कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसकी बुनियाद पे अदालत ने फैसला किया। इसलिए मैं कह रही हूँ हम सबका इंतजार है, बेसब्री से सब इंतजार कर रहे हैं कि डिटेल रीजनिंग आए, लेकिन फैसले को एटलीस्ट समझना हमें चाहिए कि उसका एग्जैक्टली फैसला है क्या। उसको मेरा नहीं ख्याल डिस्टॉर्ट करना चाहिए। ये सवाल जरूर है कि वो पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस क्या थे, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है ना क्योंकि हम जो डिटेल फैसले के मुंतज़िर हैं और सभी इस फैसले के मुंतज़िर हैं, देखें कि उसमें है क्या रीजनिंग। उससे पहले ये कानून साजी हो गई है। बहरहाल